दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू YKCSC। मैं योगेश कुमार। हम जो है संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान के अंतर्गत जो है भाग 3 मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस हुई हैं उन क्लासों को हम उन कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए आज जो है अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। दैट मीन्स अभी तक जो है हम मौलिक अधिकारों का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 12 भी हम पढ़ चुके हैं जिसके अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 भी हम पढ़ चुके हैं और हम जो पढ़ रहे हैं इस समय पर वो क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकारों का जो वर्गीकरण है उसको पढ़ रहे हैं। उसमें मेजर टाइप ऑफ मौलिक अधिकार हैं, तो जिसके अंतर्गत हम पहला टाइप जो है पढ़ चुके हैं, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समता के जो अधिकार हैं आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इनको हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा सेकंड प्रकार शुरू होने वाला है, इनका दूसरा प्रकार शुरू होने वाला है मौलिक अधिकारों का, वो है राइट टू फ्रीडम, यानी कि कुछ स्वतंत्रताएं हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के नागरिकों को दी हैं और उन स्वतंत्रता को हम पढ़ रहे हैं जो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक दी गई हैं। तो आज जो है हम आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 के जो है दो भाग हैं। आर्टिकल 19 का पार्ट ए 1 और आर्टिकल 19 का पार्ट 2। अब दोनों को ही हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहला जो पार्ट है इसकी यदि मैं बात करूं तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत, आर्टिकल 19 के पार्ट 1 के अंतर्गत जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 6 प्रकार की फ्रीडम, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जबकि हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने देश के नागरिकों को जो है 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी थी। जो एक प्रकार था आर्टिकल 19 का एफ, ये था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी संविधान के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था, इसको जो है संविधान से डिलीट कर दिया गया बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। और ये जो अधिकार था हमारा, अब जो है संविधान के आर्टिकल 300A के अंतर्गत है, जो एक विधिक अधिकार है, न कि एक संवैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकार। तो ये जो है हटा दिया गया। अब आर्टिकल 19 के यदि हम पार्ट 1 की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है बचती हैं। और इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं से जुड़े हुए क्या क्या मामले हैं, संविधान क्या कहता है, किस तरीके के मुद्दे जो है यहां से उठ के आते हैं, इन सबको आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आर्टिकल 19 का ए की यदि हम बात करें, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है नागरिकों को आर्टिकल 19 के ए के अंतर्गत दी गई है। बोलने एवं अभिव्यक्त करने की आजादी। अब इसके अंतर्गत जो है 2 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, एक तो स्पीच बोलना और एक अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। इन दोनों का क्या मतलब है? यदि हम बात करें तो कोई भी नागरिक जो है, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को जो है 2 प्रकारों से दिखा सकता है। पहला तो स्पीच कर बोलकर, जैसे कि मैं आपके सामने आर्टिकल 19 पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं और आर्टिकल 19 से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो मेरा उस पर विचार है, उनको मैं आपको बोलकर समझा रहा हूं। तो ये क्या हो गया? बोलने का प्रकार, यानी कि हमारे संविधान में बोलने की आजादी है। साथ ही साथ संविधान निर्माताओं ने बोलने के साथ साथ ये भी अधिकार दिया है कि आप जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और अभिव्यक्त जो है बोलकर भी कर सकते हैं, कोई व्यक्ति फिल्म बनाकर भी कर सकता है। यदि मैं अभिव्यक्ति की बात करूं तो अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत जैसे कि फिल्म निर्माण का अधिकार, शामिल हो जाता है। न्यूज़पेपर के अंतर्गत आर्टिकल लिखने का अधिकार, यानी कि
प्रेस की आजादी जो है इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमारे मोदी जी की तरह भाषण ना देकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किसी अन्य माध्यम का प्रयोग करे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर आयुष्मान खुराना का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आयुष्मान खुराना को जो है अपने जो है जातिगत व्यवस्था के ऊपर जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त करना था, तो उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 15 मूवी बना दी। तो ये क्या हो गया, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का अधिकार हो गया कि हम जो है किसी भी रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये आजादी हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा जो है हमें दी गई है, जिसके अंतर्गत फिल्म निर्माण करने का अधिकार है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने का अधिकार है। आजकल जो है हम सोशल मीडिया और डिजिटल क्रांति के युग में रहते हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है हम अपने विचार वीडियो बनाकर कॉमेडी करके जो है अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, वो ये है स्पीच, बोलना। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 19 के ए के अंतर्गत जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार दिया है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच का एंड एक्सप्रेशन का अधिकार जो है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दे दिया। अब क्योंकि आर्टिकल 19 के अंतर्गत बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, हम 6 के 6 को इन्हें समझेंगे। लेकिन उससे पहले आर्टिकल 19 के पार्ट ए से जो डिबेट या लीगल इंटरप्रिटेशन निकल के आती है उसको हम समझेंगे। उसको समझने से पहले हमें आर्टिकल 19 का 2 समझना पड़ेगा। आर्टिकल 19(2) क्या कहता है और क्यों ऐसा है, हम इस पर के ऊपर भी बात करेंगे। आर्टिकल 19 के 2 के अंतर्गत जो कहा गया है वो ये है, आर्टिकल 19 का पार्ट 2 जो है वो ये कहता है कि स्टेट जो है नागरिकों की आजादी पर तार्किक प्रतिबंध लगा सकता है। तार्किक प्रतिबंध लगा सकता है। किस आधार पर? नेशनल सिक्योरिटी, राज्य की सुरक्षा को यदि किसी की व्यक्ति की आजादी से खतरा है तो उसके आधार पर, राष्ट्र की एकता के आधार पर, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे विचार अभिव्यक्त करता है जिससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है, अखंडता को खतरा हो सकता है, तो उस आधार पर राज्य हमारे बोलने और अभिव्यक्त करने की आजादी पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है। अब सवाल ये है, ये जो प्रतिबंध है वो किस प्रकार के होने चाहिए, किस हद तक होने चाहिए? तो प्रतिबंधों की जो बात की गई है वो कैसे प्रतिबंध है? तार्किक प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये शब्द अंडरलाइन, इसी के माध्यम से हम ये जो सारी लीगल इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 19 के साथ जुड़ी हुई है हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक तरफ तो जो है हमें बोलने की आजादी दी, दूसरी तरफ जो है यदि हमारी आजादी से राष्ट्र की सुरक्षा को, एकता को और अखंडता को और राष्ट्र की संप्रभुता को यदि कोई खतरा उत्पन्न होता है तो उस केस में हमारे बोलने की आजादी पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अब खुद सोच के देखो, भारत जैसे प्यारे देश के अंतर्गत कुछ ऐसे टीचर पाए जाते हैं जो ये कहते हैं कि यदि आपको राजा बनना है तो आपको तमंचा चलाना पड़ेगा, आपको कट्टा चलाना पड़ेगा। तो उस देश में कोई संत पैदा होगा क्या? जिस देश के टीचर इस तरह के हैं उस देश में संत तो पैदा नहीं होगा, उस देश में मुन्ना भाई ही जो है पैदा हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो विचार ऐसे हैं जो हमारे देश को, हमारे समाज को खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, जिनसे खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो उनके ऊपर संविधान निर्माताओं ने राज्य को यह अधिकार दिया है कि उन व्यक्तियों की आजादी को, उन नागरिकों की आजादी को जो है कुछ हद तक प्रतिबंधित किया जा सके। अब ये तो बात हुई राज्य की हित की। राज्य क्या कहता है कि हम प्रतिबंध लगा सकते हैं इस आधार पर, लेकिन राज्य क्या है? हमारा डेमोक्रेटिक स्टेट है, हम जो है एक लोकतांत्रिक देश हैं, और लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत आपके बोलने की आजादी पर जो है यदि प्रतिबंध लगाएगी सरकार तो इसका मतलब ये हुआ डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब ये खतरा किस तरीके से उत्पन्न होता है इसको हम समझते हैं।
यदि हम बात करें आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें जो है अभिव्यक्त अपने विचारों को करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन वो विचार जो है किस तरीके से हमारे राज्य के ऊपर खतरा हो सकते हैं और राज्य उनके ऊपर किस तरह के तार्किक प्रतिबंध लगाता है, तो उसके लिए हम सबसे पहला समझते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है। यानी कि राज्य आपकी आजादी पर, आपके बोलने और अभिव्यक्त करने की आजादी के ऊपर प्रतिबंध तो आरोपित करेगा, लेकिन वो प्रतिबंध कैसे होने चाहिए? तार्किक होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। अब रीजनेबल प्रतिबंध किस प्रकार से लगते हैं? जैसे कि पहला एग्जांपल यदि हम पहले डिबेट समझें तो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट वर्सेस फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच। राज्य के विरुद्ध अपराध यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसकी बोलने की आजादी पर जो है तार्किक प्रतिबंध राज्य के द्वारा लगाए गए हैं। और किस तरीके से लगाए गए हैं इसको हम समझते हैं। और ये जो तार्किक प्रतिबंध वाला जो मामला है ये जो है पूछा गया था 2024 के झारखंड पीसीएस के अंतर्गत प्रीलिम्स के एग्जाम में ये पूछा गया था। अब जो है यदि हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझें तो समझ सकते हैं 1860 के अंतर्गत जो है ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसके द्वारा जो है आईपीसी का निर्माण किया गया, इंडियन पीनल कोड। और इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत जो है आईपीसी के अंतर्गत सेक्शन 124 था एक, और साथ ही साथ आर्टिकल सेक्शन 121 और 122 इस तरह के सेक्शन भी थे। हालांकि जो है अब बीएनएस में परिवर्तित हो गए हैं। बीएनएस में क्या लिखा है उसको भी हम समझेंगे, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है 1860 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक धारा बनाई गई 124, जिसके अंतर्गत कहा गया था सेडिशन की धारा इसे बोला जाता है। ये जो धारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, ये धारा बनाई गई थी किसके लिए? जो हमारे देश के अंतर्गत नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल करने वाले लोग थे उनको जो है जेलों में डाला जा सके, हमारे क्रांतिकारियों को जो है जेलों में डाला जा सके, और जो है राष्ट्रवादी जो आंदोलन है उनको कमजोर बनाया जा सके। इसलिए सरकार के द्वारा जो है सेडिशन की धारा का इस्तेमाल किया जाता था। अब क्योंकि हमारा देश आजाद हो गया, संविधान का निर्माण हो गया और हमने एक लोकतंत्र अपना लिया, उसके बाद भी हमारे कानूनों के अंतर्गत जो है ये धारा चल रही थी। और इस धारा के आधार पर जो है राज्य ये कहता था देखो महाराज, इनसे जो है राज्य की संप्रभुता को खतरा है या राज्य को खतरा है, इसलिए हम इनके ऊपर देशद्रोह का कानून लगाते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए ग्रेटा थनबर्ग की कोई सहेली किसान आंदोलन को लेकर कुछ बोलती है तो उस महिला को जो है राज्य के द्वारा क्या कर दिया जाता है? उसका मुंह बंद कराने के लिए 1 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। और जबकि जब फाइनल केस की डिसीजन आती है कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, क्योंकि वो जाती है न्यायपालिका के पास और कहती हैं कि महाराज राज्य ने तो हमारी आजादी छीन ली बोलने की और हमें जेल में डाल दिया, तो वो केस वहां पर वो टिक नहीं पाते हैं। बहुत सारे सेडिशन के ऐसे मामले थे जो कोर्ट के अंतर्गत टिक ही नहीं पाए, उसके बावजूद भी हमारे देश के अंतर्गत ये धारा लगाई जाती थी केवल इस आधार पर कि आपने जो है राज्य के विरुद्ध अपराध किया है, इसलिए आपकी आजादी के ऊपर तार्किक प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब ये डिबेट का मामला है कि किस हद तक प्रतिबंध राज्य लगा सकता है और किस हद तक लोगों की आजादी उससे प्रभावित होगी। ये आए दिन जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय के अंतर्गत ये मामले जाते ही रहते हैं इस तरह के। अब जो है यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो हमारा जो है ये आईपीसी तो अब नाम चेंज हो गया, इसका नाम क्या कर दिया गया है? बीएनएस। और बीएनएस के अंतर्गत जो है हमारी एक धारा है, एक सेक्शन है जो यूपीएसआई के लिए शायद काम की है। वो धारा क्या है? 152। 152 के अंतर्गत क्या कहा गया है? 152 के अंतर्गत कहा गया है यदि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करे जिससे राष्ट्रीय
एकता, अखंडता प्रभावित होती है। तो उस आधार पर जो है आपको जो है सजा हो सकती है। अब मान लीजिए राज्य जो है बीएनएस की किसी धारा का सहारा लेकर आपके बोलने की आजादी, आपके जीवन के अधिकार को छीन लेता है और आपको जेल में, स्वाभाविक सी बात है यदि आप इस अपराध को करेंगे तो आप जाएंगे जेल, और जेल में जाकर क्या आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप जीवन जी सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट मीन्स यदि कोई व्यक्ति जेल में चला जाता है तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं वायलेट होते हैं, वो वायलेट होते हैं। दैट मीन्स वो अधिकार कम हो जाते हैं जेल में जाने के बाद में। तो ये जो है अभी भी डिबेट का मामला है। अब ऊपर से जो है राज्य ने जो है हमारे क्या कर दिया, राज्य का मतलब मैं जो बात कर रहा हूं पूरे देश की बात कर रहा हूं, सरकार की बात कर रहा हूं, देश भारत सरकार की, राज्य सरकारों की। तो बीएनएस की जो धारा 152 है, ऊपर से इसमें कह दिया गया कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा कार्य, अब भैया आप किस कार्य को जो है राष्ट्र की अखंडता के लिए खतरा मानोगे, किस कार्य को आप राष्ट्र की एकता के लिए खतरा नहीं मानोगे, इसका कोई आपने जिक्र किया नहीं है अच्छे ढंग से। आप जो है अपने ही हिसाब से राज्य जो है व्यक्तियों को जेल में डालने के लिए जो है इस धारा का इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर सकता है। और ऐसा नहीं है केवल राज्य इसका प्रयोग करेगा, बल्कि लोग भी जो है इस धारा का सही रूप में उल्लंघन कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिबेट का विषय बनता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक तरफ तो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी दी है, लेकिन उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी संविधान के अंतर्गत लगाए गए हैं। अगला मामला अब हम समझेंगे जो जुड़ा हुआ है राइट टू इंफॉर्मेशन। यदि हम इसकी बात करें तो हमारे देश के अंतर्गत जो है एक कानून लागू होता है 2005 में, आरटीआई एक्ट 2005। यदि देखो इसका बैकग्राउंड समझें तो हम देख सकते हैं हमारे संविधान के अंतर्गत बोलने की आजादी और विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी है। साथ ही साथ जो है संविधान निर्माताओं को कहीं ना कहीं जो है संविधान के अंतर्गत ये नहीं लिखा गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन है। राइट टू इंफॉर्मेशन की यदि मैं बात करूं तो मान लीजिए देश के जो नागरिक हैं उनके पास में हमारे सरकार क्या कार्य कर रही है, सरकार की क्या कार्यवाही है, इसकी जानकारी नागरिकों को होनी चाहिए। यही क्या है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। यानी कि आप सरकार से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं इस आधार पर कि हमारा जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट्स है, बोलने की आजादी या अभिव्यक्त करने की आजादी के अंतर्गत शामिल है। एक तरफ तो जो है आरटीआई एक्ट जो है हमें यह अधिकार देता है कि हम सरकार से कोई जानकारी लें, सरकारी अधिकारी से कोई जानकारी लें सरकार के कार्यों की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिक्कत क्या है, वहीं आरटीआई के अंतर्गत ही कुछ ऐसे ही प्रावधान हैं जो ये कहते हैं कि आप कुछ मामलों की जानकारी नहीं ले सकते। जैसे अब मान लीजिए कोई भी नागरिक, सपोज करो वो चाइना से या पाकिस्तान से फंडिंग ले रहा है चुपके पर्दे के पीछे, और वो व्यक्ति आरटीआई डाल कर भारत सरकार से ये पूछ ले कि भारत सरकार आप हमें ये बताइए कि चाइना बॉर्डर पर या पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारे कितने सैनिक और किस तरह के हथियार लगे हुए हैं, कि ये हमारा अंडर आरटीआई एक्ट या अंडर आर्टिकल 19 जो है बोलने की आजादी के अंतर्गत शामिल है, अभिव्यक्त करने की आजादी के अंतर्गत शामिल है, क्योंकि हम क्या हैं, एक लोकतंत्र हैं। तो ऐसे में जो है क्या सरकार उस व्यक्ति को यह जानकारी दे, इतनी सेंसिबल जानकारी, संवेदनशील जानकारी जो देश की राष्ट्र एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकती है, संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकती है, तो उस चीज को मना कर सकती है सरकार। दैट मीन्स ये भी किस प्रकार का प्रतिबंध हुआ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब मान लीजिए कोरोना के दौरान भारत सरकार एक फंड बनाती है जिसे पीएम केयर फंड कहते हैं हम। अब जो है जब आप आरटीआई डाल के ये पूछोगे कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां से आ रहा है और कहां को जा रहा है, तो उस मामले में जब हम जानकारी मांगते हैं सरकार से तो सरकार उसको भी ये कह के मना कर देती है कि ये जो है राष्ट्र का मामला है,
सुरक्षा का मामला है, एकता अखंडता का मामला है, इस तरह के बहाने बना देती है सरकार और पीएम केयर फंड की जानकारी हमें नहीं देती है। तो सरकार भी कहीं ना कहीं जो है कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रही होती है। हमारा जो है अंडर आर्टिकल 19 जो है राइट टू इंफॉर्मेशन है और सरकार पीएम केयर फंड और इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी हमें देना नहीं चाहती। उसे कहती है कि हम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी नहीं दे सकते आपको। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इससे जो है जवाबदेहिता का मामला आ जाएगा। इससे जो है व्यक्ति के ऊपर जो है दूसरी सरकार जब आएगी कार्यवाही कर सकती है। इस तरह तरह के मामले बताती है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी जो है, देखो ये मामला चलता ही है ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में। नागरिक जो है बोलने की अधिक से अधिक आजादी मांगते हैं और सरकार जो है कोशिश करती है उसके ऊपर अत्यधिक प्रतिबंध लगाए जाए किसी न किसी रूप में। और सरकार बहाने बना बना कर जो है आपको इंफॉर्मेशन देने से मना भी कर देती है। तो ये मामला हमेशा डिबेट में बना रहता है और ये जो चीजें हैं ये आपके मेंस के अंतर्गत कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। अब अगला तार्किक प्रतिबंध का एग्जाम्पल यदि हम समझें तो वो क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि आपको पत्रकारिता का अधिकार है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत पत्रकारिता हम कर सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता के ऊपर भी वही प्रतिबंध लागू होते हैं जो नागरिकों की आजादी के ऊपर प्रतिबंध लागू होते हैं। अब प्रेस को जो है सेंसर करने के लिए भारत सरकार ने जो है एक एक्ट बना रखा है 1951 का। उस एक्ट का नाम क्या है? उस एक्ट का नाम है अपना प्रेस ऑब्जेक्शनेबल एक्ट 1951 का। और उसके बाद में जो है प्रेस को नियंत्रित करने के लिए 1976 में भी जो है कानून लाती है सरकार। और जो है क्योंकि एक डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो है प्रेस जो होती है, मीडिया जो होती है, ये फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का। और आप उसकी भी आजादी पर प्रतिबंध लगाते हैं, यानी कि प्रेस को भी केवल उतने ही बोलने की आजादी है जितने की हम आम नागरिकों को। तो कहीं ना कहीं ये भी बात गलत है सरकार की, राज्य की। राज्य जो है हमेशा जो है वॉयलेट करने की कोशिश करता है बोलने की आजादी को। कहीं ना कहीं ये हमेशा डिबेट बनी रहती है कि आपकी बोलने की आजादी कितनी होनी चाहिए और आपके पास में जो है कितने आपकी आजादी के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ये हमेशा डिबेट का विषय बना रहेगा। यदि हम आगे बात करें तो भारत के अंतर्गत एक बहुत बड़ा प्रचलन चलता है, यानी कि अगर सरकार आपके प्रेस के ऊपर सेंसरशिप करती है तो कहीं ना कहीं अंडर आर्टिकल 19 वो जो है वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट्स का। और फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होने पर जो है आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। कहाँ पर? हाई कोर्ट। किस तरीके से जाते हैं उसको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लासों के अंतर्गत। क्लासेस जो हम पढ़ने वाले हैं उनके अंतर्गत हम समझेंगे। आर्टिकल 32 को जब पढ़ेंगे और आर्टिकल 226 का भी प्रयोग किया जाता है तो वो मामला हम वहीं पर देखेंगे। लेकिन अगर प्रेस की सेंसरशिप अधिक की जाती है, जैसे कि हाल ही में सरकार जो है एक नया कानून लेके आने वाली थी डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, जो है उनके ऊपर सेंसरशिप बढ़ाने के लिए कानून लेके आने वाली थी, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 से वो मामला भी जुड़ा हुआ था। लेकिन हालांकि वो बात अलग है कि सरकार अब जो है थोड़ी वीक है, क्योंकि उसे जो है दो लाठी पकड़ के चलना पड़ रहा है, तो कानून अपनी मर्जी से पास नहीं करा पाएगी। कुछ कहीं ना कहीं कमजोर है सरकार। कहां पर? संसद के अंतर्गत। तो ये मामले हमेशा बने रहते हैं चर्चा में आए दिन कि कितनी आजादी लोगों को मिली हुई है, नागरिकों को मिली हुई है, उसके ऊपर कितने और किस प्रकार के प्रतिबंध, किस हद तक लिमिटेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, ये हमेशा डिबेट में बना रहता है। वही अगला मामला जो है मानहानि का है, कंडक्ट का मामला है। मान लीजिए जैसे कि आपने एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं बहुत अच्छे, प्रशांत भूषण, जिनका नाम सुना होगा। अब उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन को लेकर शायद कुछ बोल दिया था, तो उन्हें जो है कोर्ट ने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दिया। हालांकि वो अलग बात है, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा जो हुआ उन्हें केवल 1 रुपए की सजा दी गई। और भारत के अंतर्गत आईपीसी के अंतर्गत जो है मानहानि के मामलों में जो है क्रिमिनल ऑफेंस तक की माना गया है। कहीं ना कहीं इसे जो है आपराधिक सजा भी दी गई है लोगों को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है ये कहा, लोग ये कहते हैं, ये मांग हमेशा करते रहे कि मानहानि के मामले में जो है केवल आर्थिक दंड दिया जाना चाहिए, ना कि जेल की सजा दी जानी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। तो कहीं ना कहीं ये मामले जो है हमेशा डिबेट में रहते हैं। अब यदि हम आगे बात करें आर्टिकल 19 से जुड़ी हुई, तो उसके अंतर्गत हम आर्टिकल 19 के अंतर्गत
अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत जैसे कि क्या शामिल है? फिल्म बनाने का अधिकार, मैंने बताया था आपको, फिल्म बनाने का अधिकार। लेकिन जैसे ही आप कोई भी एक्टर या डायरेक्टर कोई मूवी निकालता है, बनाता है, और वो भारत के किसी संवेदनशील मुद्दे से जुड़ी हुई है, तो उस मामले में जो है लोग ये मांग करने लगते हैं कि इस मूवी का बहिष्कार करो और इस मूवी को रिलीज ना होने दो, जैसा कि आर्टिकल 15 मूवी के साथ हुआ था। बहुत सारी मूवी ऐसी बनती हैं जिनका विरोध किया जाता है देश में। जबकि यदि हम बात करें फिल्मों की, तो फिल्मों के अंतर्गत किस तरह का कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है और उस कंटेंट के अंतर्गत जो है कितनी संवेदनशीलता है, उसको जो है सेंसर बोर्ड हमारा पहले ही सेंसर कर लेता है। तो इस मामले में जो है न्यायपालिका ने भी कहा है कि क्योंकि फिल्मों की जो है सेंसरशिप पहले ही सेंसर बोर्ड के द्वारा कर ली जाती है, इसलिए डायरेक्टली न्यायालय में आप जो है फिल्म को प्रतिबंधित कराने के लिए नहीं आ सकते। लेकिन उसके बावजूद भी भारत के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई करली सेना है, कोई कई बार जो है आपको ऐसे संगठन मिलेंगे जो हमेशा जो है, खासतौर पर ऐसे संगठन जो राइट विंग के लोग हैं, वो जो है किसी मूवी का विरोध करने लग जाते हैं। क्योंकि फिल्म बनाने का अधिकार जो है हमारा किसमें, आर्टिकल 19 में है। अब शाहरुख खान को मान लीजिए सरकार के किसी कार्य की आलोचना करनी है तो वो जवान फिल्म लेके आएंगे, लेकिन लोग जो है कई बार उसके खिलाफ खड़े भी हो जाते हैं। तो ये मामला हमेशा कहीं ना कहीं जो है चर्चा में रहता है, डिबेट में रहता है। ये हमेशा लीगल इंटरप्रिटेशन बनी रहती है आर्टिकल 19 के साथ। क्यों बनी रहती है ये लीगल इंटरप्रिटेशन? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है, यदि कोई व्यक्ति नागरिक क्या करता है, राष्ट्र की सिक्योरिटी, सुरक्षा, एकता और अखंडता और संप्रभुता के लिए कोई खतरा उत्पन्न करता है तो स्टेट उसकी आजादी पर जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आर्टिकल 19 के पार्ट ए पर जो है ये ठीक ठाक डिबेट हो गई है। आपकी समझ विकसित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हालांकि इसमें एक मामला और अभी है जिसको मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि लंबी हो जाएगी क्लास। आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A, उस धारा के अंतर्गत किस तरह की बात है, सोशल मीडिया को, कंटेंट को रेगुलेट करने की बात होती है, तो उसको हम अभी नहीं पढ़ने वाले यहां पर, क्योंकि वो कभी ना कभी जैसे ही सरकार कुछ काम ऐसा करती है तो तभी चर्चा में आ जाता है, तो उसको हम करंट अफेयर के साथ में समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 1 के अंतर्गत आर्टिकल 19A हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम पढ़ चुके हैं। अब अगला जो आर्टिकल 19 का बी है वो क्या कहता है, सम्मेलन, आपको जो है असेंबली करने का अधिकार है। मान लीजिए आपको अब जो है बोलने की आजादी दे दी संविधान निर्माताओं ने, अब उनका मन हुआ कि भाई जो है लोग यदि बोलेंगे आपस में तो कहीं ना कहीं उन्हें इकट्ठा भी होना पड़ेगा, तो आपको जो है संविधान निर्माताओं ने साथ ही साथ आर्टिकल 19 के बी में जो है क्या दिया है, असेंबल होने का अधिकार दिया है। आप जो है एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। वही आर्टिकल 19 का सी क्या कहता है, अब मान लीजिए बोलने का अधिकार था आपके पास में, साथ ही साथ असेंबल होने का अधिकार था, उसमें से 10 लोग मान लीजिए इकट्ठा हो गए एक साथ वो लोग आए। अब उसके बाद में जो है क्या होता है, उनमें से किसी लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा ये कह दिया गया कि हमें जो है अब क्या करना चाहिए, अपने ये जो सम्मेलन हमने किया है हम इसके लिए कोई संगठन बनाते हैं और उस संगठन के माध्यम से जो है हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि किसान अपनी मांगे रखने के लिए किसान आंदोलन करते हैं तो उसके लिए किसान संगठन का इस्तेमाल होता है। तो आपको संविधान निर्माताओं ने राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का अधिकार दिया है या यूनियन बनाने का अधिकार दिया है।
अब यूनियन बनाने की आजादी की यदि हम बात करें तो मान लीजिए किसान अपना संगठन बनाते हैं और मजदूर भी अपना संगठन बनाते हैं। अब क्योंकि संगठन जो होते हैं अपने अधिकारों की मांग करने के लिए जो है बनाए जाते हैं, ताकि वो बोलकर सरकारों की आलोचना कर कर सरकार से अपनी डिमांड रख सकें, अपने कार्यों को करवा सकें। अब मान लीजिए इसमें ही जो है कोई आतंकी संगठन बन के आ जाए तो आतंकी संगठन को कहीं ना कहीं प्रतिबंधित करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है इसके अंतर्गत क्या शामिल होता है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं जिसके अंतर्गत सीड, फर्टिलाइजर या फिर फाइनेंस से रिलेटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, इनको जो है अंडर आर्टिकल 19 जोड़ा गया 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब 2011 के तहत। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से पूछा जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कब शामिल किया गया। साथ ही साथ मान लीजिए इसके ऊपर कैसे तार्किक प्रतिबंध लगते हैं, इस बात को यदि हम समझे। मान लीजिए कोई कुछ सेक्स वर्कर हैं, अब वो सेक्स वर्कर कहते हैं कि हम अपने अधिकारों की मांग करने के लिए एक रजिस्टर्ड जो है एसोसिएशन या संगठन बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है सेक्स वर्कर्स का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार इनके ऊपर भी जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तार्किक प्रतिबंध लगा सकती है कुछ संगठनों के ऊपर। दैट मीन्स जो आर्टिकल 19 के ए के ऊपर 19A के अंतर्गत जो आजादी दी गई है, आपको स्वतंत्रता दी गई है, उसके ऊपर जो तार्किक प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो सारे ही सारे प्रतिबंध जो है आपके 6 के 6 आर्टिकल्स के ऊपर लगाए जा सकते हैं। 6 के 6 प्रकार की स्वतंत्रता के ऊपर वही प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। लेकिन स्टेट भी जो है इन प्रतिबंधों इनका जो है कई बार गलत इस्तेमाल कर लेता है। अब पता लगा किसी को अधिकार दे दिया इकट्ठा होने का और वो जो है हथियार लेकर इकट्ठा हो गया और कहने लगा कि हम जो है 20 लोग इकट्ठा होंगे, हथियार लेंगे। इसीलिए जो है संविधान के अंतर्गत कहा गया है कि आपको असेंबल होने का अधिकार है, इकट्ठा होने का अधिकार है, लेकिन कैसा? पीसफुली, शांतिपूर्ण, बिना हथियारों के। तो कहीं ना कहीं संविधान निर्माता बहुत लंबी सोचते थे, इसीलिए उन्होंने इस तरह के प्रावधान किए हैं संविधान के अंतर्गत, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। यदि हम आगे बात करें, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। अब मान लीजिए आपने जो है यूनियन बना लिया, संगठन बना लिया, और जो है गांव में के अंतर्गत आपने यूनियन बनाया था। अब पूरे संगठन ने जो है विचार रखा कि हम जो है अपने संगठन का जो है वार्षिक सम्मेलन कहां रखें? जम्मू कश्मीर में जाकर रखें। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या कहा कि आपको जो है भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों को, सिटीजन्स को स्वतंत्रता होगी। किस चीज की स्वतंत्रता है आपके पास में? घूमने फिरने की। अब मान लीजिए आप जो है अपनी महबूबा के साथ जम्मू कश्मीर गए थे और वो उन महबूबा का जो है दिल आ जाता है जम्मू कश्मीर की बर्फ देखकर और वहां की ठंड देखकर। उसने कह दिया कि बाबूजी हमें तो बाबू हमें क्या करना है, हमें तो यही रहना है हमेशा। दैट मीन्स आर्टिकल 19 के ई के अंतर्गत हमें अधिकार दिया गया है, नागरिकों को यह अधिकार है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, वो रेसिडेंट कर सकते हैं, रेसिडेंस बन सकते हैं, निवास कर सकते हैं, परमानेंट सेटल भी हो सकते हैं, टेम्पररी भी सेटलमेंट कर सकते हैं अपना आप। कहां पर? भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में। अब किसी का भी मन हो सकता है ना जम्मू कश्मीर जाके वहां पर रहने का। अब आपको रहने का जो है अधिकार मिल गया तो कहीं ना कहीं उसके लिए प्रॉपर्टी भी खरीदी जाएगी। तो अगला जो आर्टिकल था हमारा इसका एफ, राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्यों हटाया गया, क्या इसकी डिबेट थी, किस तरह का ये मामला था, इसको हम समझेंगे आगे चल के।
वही अगला जो आर्टिकल है अपना आर्टिकल 19 का, वो क्या कहता है? आर्टिकल 19 का जी ये कहता है भारत का कोई भी नागरिक अपनी जीविका चलाने के लिए कोई प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस कर सकता है। अब मान लीजिए आप जो है ये कहने लगे कि भाई आर्टिकल 19 के अंतर्गत मुझे कोई भी प्रोफेशन करने का अधिकार है, मुझे कोई भी बिजनेस करने का अधिकार है, ट्रेड करने का अधिकार है, लेकिन आप ट्रेड के नाम पर जो है हथियारों की सप्लाई करने लगे, तो क्या उसको राज्य अलाउ करेगा? नहीं कर सकता राज्य। इसीलिए हमारे संविधान के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों पर जो है आर्टिकल 19 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनके ऊपर तार्किक प्रतिबंध लगाने की बात होती है। अब सीधी सी बात है, कोई एक गैंग बना लिया आपने और कहने लगे हमें तो जो है स्मगलिंग करनी है, किसकी? ड्रग्स की, हमें जो है हथियारों का व्यापार करना है, तो क्या आपको जो है बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना उसके परमिशन के आपको हथियार करने की जो है आजादी दे दी जाए? नहीं दी जा सकती। इसीलिए जो है हमारे संविधान के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 19 पर जो है तार्किक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और दूसरी तरफ मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो निरपेक्ष नहीं हैं, और निरपेक्ष नहीं है दैट मीन्स उनके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं। जबकि यूएसए के जो मौलिक अधिकार हैं वो कैसे हैं? निरपेक्ष हैं, वो लिमिटलेस हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आर्टिकल 19 से संबंधित जो डिबेट थी उसमें और भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि आप यदि मान लीजिए बीएनएस के अंतर्गत क्या है, बीएनएस के अंतर्गत क्या कहा गया आर्टिकल, उसकी जो सेक्शन 154 है उसके अंतर्गत ये कहा गया, आई थिंक 154 या 153 होगी, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो उसमें ये कहा गया यदि भारत के किसी राज्य के साथ मित्रतापूर्ण संबंध है लाइक नेपाल, और आप उसके साथ में युद्ध करने की घोषणा कर दे तो आपको जो है जेल हो सकती है। तो बीएनएस के कुछ मामले जो है हमारे आर्टिकल 19 के साथ में जुड़ते हैं, खासतौर पर मौलिक अधिकारों के साथ कुछ ना कुछ किसी कानून की इंटरप्रिटेशन बनी रहती है, लीगल इंटरप्रिटेशन हमेशा बनी रहती है। इसको भी जो है आप मौलिक अधिकार पढ़ते समय इसको ध्यान में रखें, तभी आप जो है समझ सकते हैं आर्टिकल 19 को सही मायने में। नहीं तो आर्टिकल 19 को पढ़ने के लिए जो है 10 मिनट की क्लास काफी है, लेकिन अगर आपको सही समझ विकसित करनी है तो आप इस क्लास का अच्छे से सहारा ले सकते हैं। और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 19 जो है, क्या वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो जो है यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, एनडीए सीडीएस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, सीएपीएफ का एग्जामिनेशन हो, या कोई भी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम हो, या यूपीएसआई का एग्जाम हो, तो वहां पर ये मौलिक अधिकार पूछे ही जाते हैं। धन्यवाद।